रेडियो रंग 89.6 एफएम पर अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम देवरिया डायरी, जहां मिलेंगी दिन भर की जरूरी बातें और शासन से जुड़ी अहम जानकारी। बने रहिए रेडियो रंग के साथ। रेडियो रंग 89.6 FM पर सुन रहे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आज की हमारी ये जो चर्चा है ना, ये थोड़ी अलग होने वाली है। बिल्कुल अलग होने वाली है और इसका मकसद सिर्फ घटनाओं की कोई सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की मानसिकता को समझना है। हाँ, क्योंकि जब मैं आज हमारी देवरिया डायरी के नोट्स देख रही थी ना, तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न नजर आया। अच्छा, किस तरह का पैटर्न? मतलब ये कि कैसे कभी कभी एक बहुत ही मामूली सी बात जिस पे शायद कोई ध्यान भी ना दे, वो अचानक से एक बड़ा विवाद बन जाती है। सही बात है। ये मुझे बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह लगा। जैसे अगर कुकर में सेफ्टी वाल्व ना हो तो अंदर भाप बनती रहती है और फिर एक दिन वो अचानक से बहुत भयानक तरीके से फट जाता है। एकदम सही, और बाहर से सब शांत दिखता है पर अंदर गुस्सा उबल रहा होता है। ये जो आपने प्रेशर कुकर वाला उदाहरण दिया ना, हाँ। ये हमारे सामाजिक मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाता है। मतलब समाज में जो एक अंदरूनी तनाव है, वो किसी भी मामूली बहाने से बाहर आ जाता है। हाँ, और इसका एक बहुत ही ताजा उदाहरण वो बरहज थाना क्षेत्र वाला है, लक्ष्मीपुर गांव की घटना। हाँ, वो लक्ष्मीपुर वाला मामला। वहाँ जो कुछ हुआ वो इसी तनाव के फटने जैसा था। महज एक चकनाली यानी पानी निकासी की नाली के ऊपर सड़क बनाने को लेकर विवाद हुआ था। 5 अप्रैल की बात है ना ये? दो पक्षों में ठन गई। अब सुनने में तो ये बहुत आम सा जमीनी विवाद लगता है। ग्रामीण इलाकों में तो ऐसे विवाद रोज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लेकिन वहाँ विवाद सुलझाने का कोई त्वरित तंत्र नहीं था। तो लोगों का ईगो इतना बड़ा हो गया कि इस छोटी सी बात ने हत्या का रूप ले लिया। अरे बाप रे! हाँ, और इसमें अधिवक्ता संघ बरहज के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह की जान चली गई। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। घटना को हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो क्या मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है? हाँ, यही तो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 5 नामजद और 8 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा तो दर्ज किया है। अच्छा। लेकिन इतने दिनों में केवल 2 ही आरोपी गिरफ्तार हो पाए। सिर्फ 2? ये तो प्रशासन के तंत्र पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल है, और इसी देरी की वजह से वकीलों का आंदोलन भी लगातार जारी है। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं सुनील सिंह, उन्होंने एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस के साथ बंद कमरे में काफी देर तक बैठक की है और अपनी रणनीति में बदलाव किया है। मतलब एक छोटी सी नाली का विवाद ना सिर्फ एक इंसान की जान ले सकता है, बल्कि पूरे इलाके की शांति भी भंग कर सकता है। सही कहा आपने। और इसी गुस्से और रंजिश की बात करें ना, तो सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज उपनगर की घटना सामने आई है, जो सच में मतलब बहुत विचलित करने वाली है। वो ठेले वाले के पड़ोसी वाली घटना ना? हाँ, गुस्सा बड़ों का था, लेकिन उसका शिकार एक मासूम बच्ची हो गई। वो घटना तो इंसानियत के लिहाज से बहुत ही निचले स्तर की है। मझौली राज के वार्ड नंबर 12 में हुआ था। चंद्रभूषण तिवारी का अपने पड़ोसी से विवाद था, जो ठेले पर चाट बेचता है। मामूली कहा सुनी थी ना? बस मामूली कहा सुनी। और 23 अप्रैल की दोपहर को उसी रंजिश में ठेले वाले की पत्नी ने चंद्रभूषण तिवारी की मासूम बच्ची आराध्या के चेहरे पर खौलती हुई टमाटर की चटनी फेंक दी। खौलती हुई चटनी, और वो भी एक बच्ची के चेहरे पर? मतलब ये तो एक विकृत मानसिकता है। हाँ, मनोविज्ञान में इसे ना डिस्प्लेस्ड अग्रेशन या विस्थापित आक्रामकता कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब कोई इंसान अपने असली दुश्मन से नहीं लड़ पाता ना, तो वो अपना पूरा गुस्सा उस पर उतार देता है जो अपना बचाव नहीं कर सकता। हे भगवान! बच्ची दूसरे कमरे से आ रही थी और उस पर एक क्रूर हमला हुआ। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन उस बेकसूर बच्ची को तो जिंदगी भर का आघात सहना पड़ा ना। इसके अलावा पुलिस अन्य अपराधों पर भी नजर रखे हुए हैं। जैसे वो बनकाटा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ा है। हाँ, आरिफ अंसारी 24 वर्षीय आरोपी है, जिसे भटई भाट से गिरफ्तार किया गया। और एक दुर्घटना की भी खबर थी मझौली राज के ही शंकर नगर वार्ड में। अनिकेश कुमार वाली घटना। वो 12 साल का बच्चा मंदिर के चढ़ावे के लिए पूड़ी बना रहा था और खौलते तेल से गंभीर रूप से झुलस गया। बाप रे! उसे सलेमपुर से फिर
महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। तो आप देखिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन का दायरा कितना बड़ा और जटिल है। हाँ, मतलब एक तरफ उन्हें पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध देखने हैं और दूसरी तरफ ऐसी दुर्घटनाएं भी। पर सवाल यह है कि बचाव का मैकेनिज्म क्या है? आप क्या सोच रही हैं? मतलब सिर्फ हेल्पलाइन नंबरों की लिस्ट दे देना काफी नहीं लगता। ये तो वैसा ही हो गया कि बता दिया जाए कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश से पहले कोई छाता ना दे। ये छाते वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। मतलब सुरक्षा एक प्रोएक्टिव कदम होना चाहिए, सिर्फ घटना के बाद की प्रतिक्रिया नहीं। बिल्कुल, जब तक जमीनी स्तर पर सुरक्षा का एहसास ना हो तब तक उन नंबरों का क्या फायदा। और इसी सोच के तहत पुलिस विभाग एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव कर रहा है। देवरिया पुलिस लाइंस में अभी एक बहुत ही भव्य पासिंग आउट परेड हुई थी। अच्छा, तो क्या ये जो नई महिला रंगरूट आ रही हैं पुलिस बल में, ये उसी छाते को तैयार करने की प्रक्रिया है? निश्चित रूप से। इस परेड में 17 प्लाटूनों की कुल 475 महिला रिक्रूट शामिल हुई हैं। 475? हाँ, इसमें से 185 जनपद बहराइच से हैं, 123 महराजगंज से और 177 खुद देवरिया से हैं। ये आंकड़ा तो काफी बड़ा है। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ पे। बताइए। थानों का माहौल ना अक्सर बहुत ही पुरुष प्रधान और डराने वाला होता है। एक ग्रामीण परिवेश की महिला के लिए तो थाने की सीढ़ियाँ चढ़ना ही बहुत मुश्किल है। सही कह रही हैं आप। तो क्या सिर्फ इन महिला पुलिसकर्मियों के आने से वो पुराना ढांचा बदल जाएगा? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अवरोध है जिसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। जब व्यवस्था में महिलाओं की दृश्यता यानी विजिबिलिटी बढ़ती है ना, तो माहौल खुद बदलने लगता है। जब कोई घरेलू हिंसा की शिकार महिला थानी जाती है, तो एक पुरुष अधिकारी के बजाय किसी महिला अधिकारी से अपनी पीड़ा साझा करना उसके लिए बहुत सहज होता है। ये तो है, और शायद इसी सुरक्षित माहौल को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वो मिशन शक्ति फेज 5 भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के तहत गांव कस्बों में बहु बेटी अभियान चल रहा है। रुद्रपुर, लार, बरहज, भाटपार रानी और सुरौली में बाकायदा चौपालें लगाई गईं। चौपालें महिला पुलिसकर्मियों द्वारा? हाँ, और इन चौपालों का फोकस उन महिलाओं पर है जो तलाकशुदा हैं, निराश्रित हैं या दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि इन चौपालों में महिलाओं को नए आपराधिक कानूनों के बारे में भी बताया जा रहा है। पर जो महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें वो भारी भरकम कानूनी शब्द कैसे समझ आएंगे? ये बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन वहाँ उन्हें कोई कानूनी किताबें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता का बस सार समझाया जा रहा है। मतलब आसान भाषा में? हाँ, उन्हें बताया जा रहा है कि जो पुराने कानून थे ना, वो सिर्फ दंड देने पर केंद्रित थे, पर नए कानून पीड़ित को केंद्र में रखकर न्याय देने पर आधारित हैं। अच्छा, तो जब उन्हें पता चलता है कि कानून उनकी गवाही को प्राथमिकता देता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता होगा। बिल्कुल बढ़ता है। और साथ ही उन्हें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जा रही है। डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमन पावर 1090 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076। और आज के समय में तो शायद सबसे जरूरी वो साइबर हेल्पलाइन हो गई 1930 ना? एकदम सही। साइबर अपराध आजकल उत्पीड़न का नया हथियार बन गया है। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके। और मैंने ये भी पढ़ा कि खुखुंदू थाने में जो थाना समाधान दिवस होता है, वहाँ अब डेस्क सिस्टम लगा दिया गया है। हाँ, डेस्क सिस्टम का मतलब है कि जब कोई फरियादी थाने आता है तो उसे एक व्यवस्थित रिसेप्शन मिलता है, जिससे वो डरा हुआ इंसान ये समझ सके कि उसे बात किससे करनी है। बिल्कुल, इससे जनसुनवाई पारदर्शी होती है। ये तो हो गई प्रशासन और सुरक्षा की बात, लेकिन अब जरा एक दूसरे पहलू पर आते हैं जो सीधे हमारे नागरिक मनोविज्ञान से जुड़ा है। अच्छा, किस पहलू पर? मतलब जब बड़े अपराध होते हैं तो हम लोग तुरंत सख्त न्याय की मांग करते हैं, लेकिन जब बात सड़क सुरक्षा की आती है तो हम लोग यातायात नियम क्यों भूल जाते हैं? ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है समाज का, है ना? लोग हेलमेट पहनने को अपनी सुरक्षा नहीं मानते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पुलिस पर कोई एहसान कर रहे हो। मनोविज्ञान में इसे रिएक्टेंस या प्रतिक्रिया कहते हैं। लोगों को लगता है कि नियम उनकी आजादी छीन रहे हैं, तो वो जानबूझकर उसे तोड़ते हैं। मतलब अपनी जान से ज्यादा चालान कटने का डर है। पुलिस वाले को देखा तो हेलमेट पहन लिया और आगे जाके फिर उतार दिया। हाँ, और इसी बचकानी मानसिकता को तोड़ने के लिए यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में एक बहुत ही कड़ा चेकिंग अभियान चला था अभी, जो बस स्टैंड और कसिया ओवरब्रिज के पास चला था। हाँ,
वहाँ सबसे बड़ी समस्या उन ऑटो और ई रिक्शा वालों की है जो बीच सड़क पर ही सवारियां भरने लगते हैं। अरे उनसे तो भयानक जाम लगता है। जाम भी लगता है और हादसों का डर भी रहता है। इसलिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना फिटनेस वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ कोई ये भी तो कह सकता है कि ई रिक्शा वाले तो गरीब तबके से आते हैं, क्या ये सख्ती उनकी रोजी रोटी पर प्रहार नहीं है? देखिए, ये तर्क अक्सर दिया जाता है, रोजी रोटी बनाम सार्वजनिक सुरक्षा। लेकिन किसी की रोजी रोटी कमाने की आजादी किसी दूसरे की जान खतरे में डालने की कीमत पर तो नहीं हो सकती ना। बीच सड़क पर दुर्घटनाओं में मरने वाले भी तो आम लोग ही होते हैं। सही बात है। और सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं, मैंने सुना बिना हेलमेट और 3 सवारी वालों पर भी एक्शन हुआ। हाँ, और विशेष रूप से उन बुलेट मोटरसाइकिलों पर जिनमें मॉडिफाई साइलेंसर लगे थे। ये मॉडिफाई साइलेंसर तो एक अलग ही संस्कृति बन गई है। सड़क पर डरावनी आवाज निकालते हुए चलना जैसे कोई अपनी ताकत दिखा रहा है। बिल्कुल, इसे ध्वनिक प्रादेशिकता कहते हैं। लोग तेज आवाज करके सड़क पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, पर यह तो ध्वनि प्रदूषण है ना। और दूसरों के लिए मानसिक संत्रास भी। इसीलिए प्रशासन ने इस अभियान में 71 वाहनों का ई चालान काटा और 5 वाहनों को सीज किया। मतलब जब हम नियमों के पालन की बात करते हैं तो ये सिर्फ पुलिस के डर का मामला नहीं है, ये अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का भी मामला है। एकदम सटीक बात कही आपने। नियमों को ताक पर रखने की आदत किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। इसे समझने के लिए ना एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान किसी अच्छे रेस्तरां में जाए, वहाँ भरपेट खाना खाए और फिर बिना पैसे दिए पीछे के दरवाजे से निकल जाए, तो क्या होगा? तो उस रेस्तरां का क्या होगा? वो तो दिवालिया हो जाएगा ना। अब इस रेस्तरां की जगह आप हमारे बिजली विभाग को रख कर देखिए। बहुत गहरा उदाहरण है ये। जब 1 लाख लोग बिजली का भरपूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका बिल नहीं भरते, तो पूरे सिस्टम का क्या हाल होता होगा? बस यहाँ एक पेच है। रेस्तरां का मालिक तो आपको बाहर निकाल सकता है, पर बिजली विभाग सरकारी ढांचा है। लोगों को लगता है कि सरकारी चीजें तो मुफ्त का लंगर हैं। अरे बाप रे, जो आंकड़े हैं ना वो सच में चौंकाने वाले हैं। क्या सच में 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिल ही नहीं भर रहे? देवरिया जिले के 4 डिवीजनों में, देवरिया, सलीमपुर, बरहज और गोरी बाजार, इन चारों के जो 43 उपकेंद्र है ना, वहाँ विभाग ने नेवर पेड श्रेणी के उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है। नेवर पेड मतलब जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद आज तक एक भी बिल जमा ही नहीं किया? बिल्कुल। और ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1,08,000 है। 1,08,000। ये कोई भूल चूक नहीं है, ये तो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का उदाहरण है। हर कोई संसाधन का इस्तेमाल करना चाहता है पर कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। और इसमें सबसे ज्यादा घरेलू उपभोक्ता हैं। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह का कहना है कि विभाग पर राजस्व का इतना भारी बोझ पड़ गया है कि सिस्टम चलाना मुश्किल हो रहा है। जाहिर सी बात है, बिजली बाहर से खरीदनी है, कर्मचारियों को वेतन देना है। अगर लोग बिल ही नहीं देंगे तो ढांचा तो ढह ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो अब समाधान क्या है? क्या विभाग के पास इतने लोग हैं कि वो घर घर जाकर 1,08,000 लोगों से वसूली कर सकें? ये डोर टू डोर अभियान क्या है? ये डोर टू डोर अभियान कोई डराने वाली रणनीति नहीं है, बल्कि अंतिम विकल्प है। विभाग ने सीधा डंडा नहीं चलाया है। अच्छा, पहले भी कोई मौका दिया गया था? हाँ, पहले ऐसे लोग 1.5 लाख थे। विभाग ने एक OTS यानी एक मुश्त समाधान योजना चलाई थी। उसमें कहा गया था कि एक साथ बकाया जमा कर दो तो पेनल्टी माफ हो जाएगी। तब करीब 40,000 लोगों ने समझदारी दिखाई और बिल जमा कर दिया, यानी उनका हिसाब किताब बराबर हो गया। हाँ, पर जो 1,08,000 बच गए, उन्हें लगता है कुछ नहीं होगा, इसलिए अब कर्मचारी सीधे उनके घर पहुंचेंगे और अगर फिर भी बिल जमा नहीं किया तो क्या होगा? तो उनके बिजली कनेक्शन सीधे खंबे से काट दिए जाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है। एक तरफ हम 24 घंटे निर्बाध बिजली मांगते हैं, जरा सी कटौती पर सड़कों पर उतर आते हैं, और दूसरी तरफ बिल जमा करने से कतराते हैं। बिल्कुल। ये तो वही बात हुई कि हमें सारे अधिकार चाहिए लेकिन कर्तव्यों के नाम पर हम पीछे हट जाते हैं। और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का ये असंतुलन ही उस प्रेशर कुकर के नीचे जलने वाली आग है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। एकदम सही। तो आज की हमारी इस चर्चा से ना एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। हमने देखा कि कैसे एक नाली का मामूली सा विवाद बात ना करने पर हत्या में बदल जाता है। कैसे एक पड़ोसी का गुस्सा एक मासूम बच्ची पर उतरता है, और हमने वो ढांचा भी देखा
जहां नई महिला पुलिस कर्मियों के जरिए सुरक्षा का छाता तैयार हो रहा है। और साथ ही ये भी देखा कि हेलमेट ना पहनना या बिजली का बिल ना भरना हमारे ही तंत्र को कैसे अंदर से खोखला कर रहा है। बिल्कुल, ये सभी घटनाएं अलग अलग लगती हैं, पर असल में एक ही धागे से बंधी हैं, और वो धागा है एक समाज के तौर पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। सही कहा। और इसी जिम्मेदारी को लेकर ना मेरे मन में गहरा सवाल है। हम अक्सर सड़कों की कमियों की और प्रशासन की सुस्ती की शिकायत करते हैं, बहुत जोर शोर से करते हैं। हाँ, लेकिन जब बात खुद हेलमेट पहनने की आती है या अपनी बिजली का बिल चुकाने की आती है, तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट जाते हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम एक परिपक्व समाज हैं या अभी भी हमें नियमों के लिए डंडे की ही जरूरत है? क्या एक बेहतर व्यवस्था और एक सुरक्षित समाज की शुरुआत खुद एक बेहतर नागरिक बनने से नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या हम सिर्फ कैमरों के डर से नियम मान रहे हैं? अगर कोई सिर्फ लाल बत्ती पर कैमरे की वजह से रुकता है तो एक जिम्मेदार नागरिक है या सिर्फ एक डरा हुआ उपभोक्ता? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में हमारी नागरिकता की असली परीक्षा लेगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इन मुद्दों को एक नए नजरिए से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। याद रखिए, सुरक्षा ही बचाव है और जागरूकता ही सशक्तिकरण है। अलविदा।